नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको अलग अलग विषय पर हम जानकारी देते हैं। आपकी समस्याओं का जो समाधान है वो हमारे विशेषज्ञ करते हैं और आपके सवाल जो हमारे पास आते हैं उससे ज़रूरी कि किस तरीके से आप हमसे जुड़ेंगे। तो आइए हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो हम आपको बता देते हैं जिससे आप जुड़ सकें हमारे टोल फ्री नंबर के ज़रिए। हमारे यहाँ पर टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। टोल फ्री नंबर आपने जान लिया। आज के विषय जो हैं वो भी हम आपको बता देते हैं जिस पर आज आपको हम जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की और इसी के साथ आपको जानकारी दी जाएगी किसान उत्पादक संगठन निर्माण एवं फायदे, इस बारे में भी। दोनों विषय काफ़ी महत्वपूर्ण, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपने नोट कर लिया होगा। साथ ही आपको बता दें आज इस विषय पर जो जानकारी आपको देंगे, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कुंदन कुमार जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार के कृषि विज्ञान केंद्र लुमामी नागालैंड से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कुंदन आपका भी। हाँ, धन्यवाद जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे FPO यानी जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है उनके बारे में। लेकिन पहले अगर हम बात करते हैं पॉली हाउस की, आज के समय में जो किसान हैं नई नई तकनीकों को अपनाने लगे हैं। पॉली हाउस उन्हीं में से एक खास तकनीक, और उसमें अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, ये सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर सिंह के क्या लाभ जो है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो लाभ है वो आकर्षित करता है। तो किस तरह का लाभ पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके मिल रहा है? देखिए, एक पॉली हाउस जो है ये एक नई तकनीक है, जबकि काफ़ी दिनों से हम लोग भारतवर्ष में कर रहे हैं इसको। तो इसमें एक तो आप बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, दूसरा कि जो आपकी सब्जी की उत्पादन अवधि है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, और जो आपके उत्पाद है उसकी गुणवत्ता वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें, टमाटर की फसल जो हमारी खुले खेत में लगभग 3.5-4 महीने की होती है, अगर हम पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो वो जो हमारी फसल की अवधि है वो 10 से 11 महीने हो जाती है जी। तो 10 से 11 महीने तक आपकी फसल चलती रहती है, आपको उससे उत्पादन मिलता है, और उत्पादन जो है वो कई गुना अधिक होता है। ऐसे ही अगर आप देखें खीरा, क्योंकि ऊपर जो खुले खेत हैं उसमें खीरे की खेती जो आपका सामान्य समय है उसी में संभव है जी। लेकिन अगर आप पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं तो आप इसकी लगभग 4 फसलें, क्योंकि 3-3.5 महीने में एक फसल खत्म हो जाती है, तो आप उसको इस तरह से अगर समायोजित करते हैं तो 4 फसलें आप खीरे की ले पाते हैं, और वो बीज रहित खीरा होता है जिसकी बाजार में अच्छी आपको आमदनी मिलती है, इसकी अच्छा मूल्य मिलता है जी। इसके अलावा जो हमारी रंगीन शिमला मिर्च है, इनकी खेती भी मुख्यतया लोग करते हैं। तो इसकी गुणवत्ता जो है पॉली हाउस के अंदर वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो हम खुले खेत में करते हैं वो अधिकतर हम हरी शिमला मिर्च की खेती करते हैं, वो भी हम सीमित अवधि के लिए कर पाते हैं। तो ये 4-5 ऐसे चीजें हैं जिनको कि हम पॉली हाउस से ही प्राप्त कर सकते हैं जी। तो यानी बड़े फायदे देखिए आपको मिलते हैं पॉली हाउस में अगर आप खेती करते हैं, और उसमें भी अगर आप अलग अलग सब्जियों की खेती करें तो और ज़्यादा लाभ जो है आपका बढ़ सकता है। लेकिन इस दौरान क्या कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, और किसी तरह की कोई समस्या अगर आती है उसका समाधान क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पॉली हाउस में उन सब्जियों को लगाना अच्छा रहता है जिनकी बाजार में ज्यादा मांग हो और वे अच्छी कीमत पर बिक सके। पॉली हाउस में खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और उसके बाद सब्जी की फसल लगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने से आपको उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जिनका सामना खुले में खेती करने में रहता है। पॉली हाउस में खेती के कई सारे फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस में खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों या बेमौसम में भी खेती करके गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। जिन किसानों के पास कम जमीन है वे भी पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर जगह में भी पॉली हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती है। पॉली हाउस के अंदर उगाई जाने वाली सब्जियों में वे सभी सस्य क्रियाएं करनी पड़ती है जिन्हें खुले खेत में आप करते हैं।
गोबर की खाद का अच्छी मात्रा में उपयोग करें। साधारण पॉली हाउस में ऐसी व्यवस्था करें जिससे दिन में हवा का संचार होता रहे। पॉली हाउस में खेती करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराएं। साथ ही पॉली हाउस में खेती करने के लिए प्रशिक्षण लेना भी अच्छा रहता है। तो जाना आपने क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है पॉली हाउस में खेती करके, लेकिन आवश्यक यही कि आप उससे पहले प्रशिक्षण ज़रूर लें। साथ ही जो आपकी कुछ समस्याएं हैं इससे संबंधित, उनके बारे में भी हम यहाँ डॉक्टर सिंह से आके जानकारी लेंगे। लेकिन आइए रुक करते हैं डॉक्टर कुंदन का भी। डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे, आज के समय की अगर हम बात करते हैं, किसान जो हैं उनके सामने असीम संभावनाएं भी मौजूद रहती हैं, लेकिन किस तरीके से जब आत्मनिर्भर कृषि की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन है, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आती है? जहाँ तक हम जब ये बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन के, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, जी, वहाँ पे हम इस चीज का क्यों आखिर ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, लेकिन इसकी बहुत ही जरूरत है। और इसके थ्रू हम कर क्या सकते हैं, छोटे छोटे जो भी किसान हैं, जो भी मंझोले किसान हैं, लघु किसान हैं, उनको एक साथ ला करके हम उनका एक संगठन बना सकते हैं। और संगठन बनाने के उपरांत उनकी परचेजिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी फायदा जो है इसमें किसान उत्पादक संगठन में ये होता है कि सभी किसान जो है सो एक साथ आ जाते हैं। जो भी छोटे किसान होते हैं या मंझोले किसान होते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं और वो अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, उनकी मार्केटिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है जी। और जैसे उनकी मार्केटिंग इफिशियंसी बढ़ेगी, वो जितने भी कंपनी हैं और जो भी बाहर के साथ जो बायर हैं, उनके साथ उनका नेगोशिएशन एक अच्छे तरीके से होता है। यानी ये तमाम फायदे हैं जो देखिए मिलते हैं। और कैसे एक बदलाव जो है वो नज़र आता है, ना सिर्फ एक आम किसान बल्कि एक उद्यमी किसान जो है, ये पूरा बदलाव रहता है। और ये जो कामयाबी है अलग अलग चरणों में हासिल की जाती है। और इससे संबंधित जो विस्तार से हम जानकारी डॉक्टर कुंदन से आगे लेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह है जो फसल उत्पादन के साथ साथ खेती से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलती है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। साल 2023-24 तक कुल 10,000 एफपीओ का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने में भी मदद मिलेगी। तो जाना आपने किस तरीके से जो एक लक्ष्य हमारे सामने है किसान की आमदनी को दोगुना करने का, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं एफपीओ के जरिए भी काफ़ी मददगार हैं अगर हम किसान उत्पादक संगठनों की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कैसे यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, उसके लिए आवश्यकता होती है प्रशिक्षण की। नई तकनीक कोई भी आप अपनाते हैं तो उसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी। पॉली हाउस के बारे में डॉक्टर सिंह आप हमें यहाँ बता रहे थे किस तरीके से जो किसान है इससे जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाराबंकी से हमारे साथ ये दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो नंदस्वरूप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी साहब, आवाज आ रही सर आपकी? जी स्वागत आपका, सवाल पूछ सकते हैं।
हाँ नमस्कार सर, मैं नंद मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। सर मैं जानना ये चाहता हूँ, पॉली हाउस में खेती करने के लिए जो पहली बार किसान पॉली हाउस में खेती करने जा रहा है, इसको पॉली हाउस बनाने के लिए जो है किस प्रकार की ट्रेनिंग और कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और जहाँ पे पॉली हाउस बनाया जाए वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, कितना उसका पीएच मान होना चाहिए। आप रुचि रखते हैं यानी पॉली हाउस में? नंदस्वरूप जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सिंह, क्या आप सलाह इनको देना चाहेंगे? अगर शुरुआत में अब किसान इससे जुड़ना चाह रहा है, किस तरह की जो मिट्टी है वो हो, और खासतौर से संरचना के बारे में जानना चाह रहे हैं। धनस्वरूप जी, आप अपने जिले के जिला कृषि जो उद्यान अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा और क्या अनुदान आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे किसान डिग्री कॉलेज के पास में ही कृषि विज्ञान केंद्र भी है बहराइच में, जबकि बहराइच में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र 1 और कृषि विज्ञान 2। कृषि विज्ञान केंद्र 2 जो है वो नानपारा में है। तो जो भी आपके पास में नज़दीक में हो, आप उस कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर भी इसके बाबत उनसे सलाह ले सकते हैं। और जो प्रशिक्षण और मृदा की बात की आपने, तो जो मृदा की उर्वरता, तो आप जैसे आपने 1000 वर्ग मीटर में बनाया या किसी और क्षेत्रफल में जो आप बनाना चाहते हैं, एक बार उसकी जांच जरूर करा लें, क्योंकि हम जितनी भी अधिकतर फसलें जो सब्जी फसलें उसमें लगाते हैं जो अधिक मूल्य देने वाली होती हैं, तो लगभग उनके लिए सामान्य जो पीएच है हमारा 6.5 से 7.5 का पीएच जो है इसकी संस्तुति की जाती है, जिसमें कि लगभग सभी फसलें जो हैं अच्छी तरीके से चल जाती हैं। इसलिए लगाने से पूर्व आप मृदा की जांच अवश्य करा लें, और जो भी आपको आवश्यक जानकारी चाहिए वो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र और जिला उद्यान अधिकारी से आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर पीके सिंह, जैसा आपने कहा कि जो अलग अलग सब्जियां हैं उनकी खेती हम करते हैं, लेकिन जब उनके चयन की बात की जाती है तो क्या पहले किसान जो बाजार है उसकी सारी जानकारी लें, उसके बाद इस तरफ आगे बढ़ें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि जो जैसे आपने पॉली हाउस लगाने की बात की इन्होंने मधुसूदन जी ने जी, तो इनके पास में लखनऊ एक बहुत अच्छा बाजार है। तो जो भी किसान भाई हैं वो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उनके के लिए कौन सी सब्जी जो है उसका लिए बाजार उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पे अगर हम राजस्थान में बीकानेर को लें, तो जो कई बार किसानों से चर्चा के दौरान पता चलता है, हमने उनसे पूछा कि आप शिमला मिर्च या टमाटर की खेती क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका भाव हमें यहाँ पे नहीं मिल पाता है, जबकि जो खीरा है, बीज रहित खीरा है, उसका अच्छा भाव उन्हें मिलता है। तो वो अधिकतर उस इलाके के किसान वो बीज रहित खीरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जब भी आप पॉली हाउस में खेती करने जाते हैं, तो जो आपकी बहुमूल्य फसल मूल्य देने वाली आपकी फसलें हैं, उनके लिए आप बाजार जरूर सुनिश्चित कर लें, क्योंकि अगर आपने बाजार सुनिश्चित नहीं किया है तो आपको फिर उससे कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। यानी एक नई तकनीक, जैसे हम देखें एक नए किसान के लिए, तो अगर आप स्मार्ट फार्मिंग पे जा रहे हैं तो स्मार्ट फार्मर का होना भी ज़रूरी है। और उसके लिए देखिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर कुंदन भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुंदन, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, प्रशिक्षण की अगर बात की जाए तो वो एफपीओ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी नए फसल के चयन के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन किस तरीके से जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है अगर हम किसान उत्पादक संगठनों की बात करते हैं तो? एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? जी डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे जो हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं उनके लिए प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है, कैसे वो सारी जानकारी लें और किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है? एक्चुअली आवाज क्लियर? जहां तक बात ये एफपीओ के लिए प्रशिक्षण की बात होती है, तो एफपीओ सबसे पहले हम उसको कैसे फॉर्म करते हैं। अभी जैसे हम भी अभी कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसानों को उसके बारे में प्रशिक्षण देते हैं और किन किन चीजों को उनको लेना चाहिए जिससे कि वो उससे उनको बेनिफिट होगा, उससे उनको लाभ पहुंचेगा जी। तो अभी और प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान उपलब्ध है। मेरे यहाँ भी अभी हम ही इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, और बहुत सारे किसान किए हैं और इलेक्शन करने के बाद उसको एसएफएससी और एनसीडीसी के अंदर और या नाबार्ड के अंदर उसको रजिस्टर, मतलब उसके थ्रू ये 3 जो एजेंसियां हैं, प्रमोटिंग एजेंसी होती है। तो और जी
जी बिल्कुल, तो देखिए इनके ज़रिए आप अगर चाहते हैं तो आप अपना नामांकन करा सकते हैं, पंजीकरण आपका होता है। और आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण कि किसान जो अलग-अलग किसान उत्पादक संगठन हैं उनसे जुड़ें। एक लक्ष्य भी हमारे सामने है, 10,000 नए जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनका, और इस दिशा में आगे बढ़कर देखिए कितनी ज़्यादा ना सिर्फ आमदनी की बात की जाए, मुनाफे की बात की जाए, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भरता, जो कि अब हमें नज़र आने लगी है। फिलहाल आगे भी इन विषय पर हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पॉली हाउस में कैसे आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं और आखिर कैसे आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, कृषि में जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ा सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं टेकराम जी? हाँ जी सर। जी क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये जान रहा था अभी कौन सी ये सब्जियां लगा सकते हैं अब इस मौसम में। चलिए हिसार से ही हमारे साथ जुड़े हैं, और कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? देखिए टेकराम जी, इस समय सारी सब्जियां लगाने का, क्योंकि जो पॉली हाउस के अंदर मुख्यतः हम 3 सब्जियां लगाते हैं। एक तो बीज रहित खीरा लगाते हैं, दूसरा रंगीन शिमला मिर्च लगाते हैं, तीसरा टमाटर और चौथा चेरी टमाटर। इसके अलावा जो स्पेशलिटी मेलन, एक तरह का जो सारदा मेलन जिसको कहते हैं, खरबूजा जो पीले रंग का होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और इन सब का इस समय चल रहा है, तो आप इनमें से जो भी फसल आपके बाजार के अनुकूल हो आप उसको लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए इसमें, जब आप प्रजातियों का या उसका चयन करते हैं तो इनकी प्रजातियां जो पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं वो अलग होती हैं। खुले खेत में जो प्रजातियां लगाते हैं उनसे ये अलग होती हैं। क्योंकि जब आप टमाटर की बात करते हैं तो जो पॉली हाउस के अंदर हम टमाटर की किस्में लगाते हैं वो असीमित बढ़वार वाली होती हैं। उनकी जो लंबाई है वो 18-20 फुट तक हो जाती है। इसलिए जो उसके लिए संस्तुत प्रजातियां हैं उनका उपयोग करें। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से एक पूसा रक्षक, इसके अलावा पूसा रक्षित और एक पूसा संरक्षित 1 ये टमाटर की किस्में हैं। इसके अलावा पूसा चेरी 1 और पूसा गोल्डन चेरी नंबर 2, तो ये 2 चेरी की किस्में हैं, तो इनको भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा खीरे के लिए एक हमारी दिल्ली पार्थेनोकार्पिक नंबर 6 DPC 6 करके एक प्रजाति है, उसको भी आप खीरे के लिए ले सकते हैं। क्योंकि खीरे के लिए अगर आपने सामान्य प्रजातियों का प्रयोग किया तो उसमें फल नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई परागण की सुविधा होती नहीं है, कीड़े अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए परागण नहीं हो पाता है। इसलिए आपको पार्थेनोकार्पिक जो प्रजातियां हैं उनका ही उपयोग करना है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना, महेंद्र जी। हाँ जी, ये पॉली हाउस में सर, ये पॉली हाउस की व्यवस्था अपने शाहजहांपुर जिले में कहाँ पे रहेगी, जिले में कहाँ पे रहती है? चलिए महेंद्र जी जानना चाह रहे हैं, शाहजहांपुर से हैं, मध्य प्रदेश से, और कहाँ जाकर ये सारी जानकारी को मिल सकती है पॉली हाउस के बारे में, क्योंकि काफी अनुदान भी इसके जरिए मिलता है किसान को। हाँ महेंद्र जी, आपके जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि जो भी सुविधाएं होंगी, आपकी जो फाइल का जहां से स्टार्ट होगी वो जिला उद्यान अधिकारी से ही होगी, तो आप उनसे संपर्क करें। या आपके पास में जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है आप उनसे भी आप इस संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तो वहां से आपको इस बाबत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
जी, आपके देखिए निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वहाँ भी जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हर एक ज़िले में जो बागवानी विभाग है वहाँ भी आपको इसकी जानकारी मिलती है। डॉक्टर कुंदन, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर खासतौर से पूर्वोत्तर भारत की हम बात करते हैं, नागालैंड से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ जो हैं वहाँ कभी कभी नज़र आती हैं। ऐसे में किसानों का किस तरह का रुझान आपको लगता है जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है उनसे जुड़ने के लिए? एक्चुअली यहाँ पे जो है हम नागालैंड में आज लास्ट 14 ईयर से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जी। तो यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है मार्केटिंग की प्रॉब्लम। यहाँ पे किसान जो है वो छोटे छोटे स्मॉल एरिया में करते हैं और उनको बाजार की बहुत बड़ी समस्या होती है ऐसी। और एक इसमें हमारी एक सजेशन भी है कि जहां तक ऑर्गेनिक की जब हम बात करना शुरू करते हैं जी, तो यहाँ के जो भी किसान हैं आप देखेंगे और उनके यहाँ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट सभी किसान जो है सो ऑर्गेनिक तरीके से ही वो अपनी खेती करते हैं जी। तो ऑर्गेनिक के लिए पूरे देश में एक मार्केट है, एक बाजार है। तो हमें ये भी जरूरत है कि जो पूर्वोत्तर भारत है तो यहाँ के किसानों को मेट्रो सिटी से जोड़ने का, और उसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक्सटेंड कराने की जरूरत है। जैसे ही हम उसको एक्सटेंड करा देंगे, और सरकार भी इसके प्रति जागरूक है और सरकार भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, मार्केटिंग की फैसिलिटी क्रिएट कर रही है यहाँ के किसानों के लिए। और इस संदर्भ में हम एफपीओ के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ही हम एफपीओ बनाएंगे, जो भी छोटे छोटे किसान होंगे वो एक समूह में आ जाएंगे, तो उनकी वो जो है एक दूसरे जगह अपने प्रोड्यूस को मार्केट करने में भी उनको बहुत ही आसानी होगी। तो इसीलिए एफपीओ का इस समय बहुत ही जरूरत है और उसको हमेशा हमें प्रमोट करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, आवश्यकता यही कि किस तरीके से इसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। ना सिर्फ नागालैंड बल्कि लद्दाख जैसे भी जगह की अगर बात की जाए, वहाँ भी इतनी मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं वो इतनी अनुकूल नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ से भी देखिए जो हमारे किसान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक के ज़रिए जो दूसरा किसान है उसको फ़ायदा मिले, और सभी किसान एकत्रित होंगे तो ना सिर्फ किसान उत्पादक संगठन बनेगा बल्कि उनका जो मुनाफा है वो भी बढ़ सकेगा। और मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो हमारे पॉली हाउस हैं ये भी एक बेहतर विकल्प हैं, जिसके बारे में लगातार जो हमारे दर्शक हैं जानना चाह रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरे को ये जानना है 1 एकड़ का पॉली हाउस में कितना खर्चा आ जाता है? चलिए सोनू जी जानना चाह रहे हैं कितना खर्च इसमें आ जाता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर पीके सिंह। देखिए सोनू जी, जो 1000 वर्ग मीटर का आप पॉली हाउस बनाते हैं उसमें लगभग 12 लाख रुपए के आसपास खर्च आता है, और 1 एकड़ की आप बात कर रहे हैं तो 4 गुना कर दीजिए, 48 लाख 50 लाख के आसपास खर्च आएगा। और इसमें 50% जो अनुदान है वो भारत सरकार देती है, और इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे भी कुछ अनुदान देती हैं। तो इसके लिए आप अपने जिला उद्यान अधिकारी या जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करें, और वहाँ से आपकी इसकी कार्यवाही शुरू होगी। उसके बाद आपको अनुदान प्राप्त होगा और आपका जो पॉली हाउस है आप बना सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर पीके सिंह, अगर देखा जाए क्योंकि जो कृषि है राज्य का विषय भी रहती है तो अनुदान राशि अलग अलग रह जाती है, और अलग तरह की जो योजनाएं हैं वो हमें अलग अलग राज्यों में नजर आती हैं। लेकिन खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अंतर है इसमें अनुदान में? बिल्कुल, जैसे पॉली हाउस की बात है तो 50% अनुदान तो भारत सरकार देती है, और उसके अलावा हर राज्य का जो अनुदान प्रतिशत है वो अलग अलग है। चाहे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, सब में जो राज्य स्तर पे जो अनुदान दिया जा रहा है वो अलग अलग है। तो इसलिए कहीं कहीं किसान को 60% अनुदान मिल जाता है, कहीं पे 75% अनुदान भी मिल जाता है जी। तो इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को मिला के काफी अनुदान किसानों को प्राप्त हो जाता है इससे। जी, यानी कुल मिलाकर देखिए तो देखिए फायदा जो है सीधा किसान को मिलता है, और किसान की भी यही उम्मीद रहती है कि कैसे उनको फायदा मिल सकता है। अलग अलग योजनाएं सरकार चला रही है उन्हीं के लिए, और उन्हीं में से अगर हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन की भी डॉक्टर कुंदन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि हर स्तर पर कोशिश यही की गई कि जो किसान है उनको एकत्रित किया जाए, उनका जो समूह है वो बनाया जाए, और ना सिर्फ कुछ नया हम मान सकते हैं, लेकिन अब जो एकजुटता नजर आ रही है किसानों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जो है एफपीओ का एक बहुत ही अहम रोल है।
जी। और जैसे आप कृषि क्षेत्र में कैसे विकास करेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हमारे यहाँ आप देख रहे हो कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तो हमारे यहाँ प्रोड्यूस की कमी नहीं है जी। हमारे किसान जो हैं वो प्रचुर मात्रा में वो प्रोड्यूस उत्पादन कर रहे हैं, उसकी उत्पादन क्षमता हमारे बढ़ गई है, लेकिन उनको एक उचित मूल्य मिले जी। उचित मूल्य देने के लिए ही ये जो एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है ये इसके थ्रू उनको एक उचित मूल्य मिल सकता है जी। तो आज जब हम बात करते हैं एफपीओ के बारे में, तो जैसा आप भी एक डिस्कशन में बता रहे थे कि भारत सरकार जो है वो 10,000 एफपीओ को प्रमोट करने जा रही है। जी बिल्कुल। तो 10,000 एफपीओ को प्रमोट करने के लिए उसमें किस किस तरह की सहायता भारत सरकार दे रही है? उनको ऑफिस खोलने की सहायता, उनके एफपीओ के लिए एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर और अकाउंटेंट, मतलब ये सब व्यवस्था भारत सरकार के तरफ से एफपीओ को प्रमोट और करने के लिए दिया जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी सरकार भी कितनी जागरूक है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। जी बिल्कुल, और उसी के लिए ही डॉक्टर कुंदन मान सकते हैं कि बीज से लेकर बाजार तक जितनी भी एक आधारभूत कड़ियां होती हैं उनको जोड़ने के लिए भी सरकार काम कर रही है। जी हाँ, ये बीज से लेकर बाजार तक, जहां तक आप ये जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या खास करके जब हम ये पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो इनपुट की समस्या हो जाती है। तो जैसे ही हमारे किसान जब एक साथ एकत्रित होंगे और वो बड़ी बड़ी कंपनियां से जो भी उत्पादन कर रही हैं उनके साथ यदि उनका एग्रीमेंट हो जाता है तो वो खुद अपने लिए भी बीज प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में भी वो बीज की उपलब्धता कराएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ जैसा डॉक्टर कुंदन ने कहा कि अपने लिए तो होगा ही, साथ ही बाजार में भी उस तरह के जो उत्पाद हैं वो हमें आने वाले समय में मिल सकेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं मुकेश जी? जो पॉली हाउस लगाना चाहता है इसके लिए कहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा और इसका प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ पर मतलब जाना चाहिए? ठीक है, चलिए बिल्कुल। देखिए जानकारी लेने के लिए जहां आपने संपर्क किया है ये बिल्कुल ठीक आपने किया है। हेलो किसान में जो विशेषज्ञ हैं हमारे वो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए डॉक्टर सिंह तो कहाँ जाकर ये संपर्क करें? मुकेश जी, आप पहले तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो आपका नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क कर सकते हैं प्रशिक्षण हेतु, या फिर जो आपका राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, देखिए उसमें ग्वालियर में भी है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है जी। तो इन दोनों जगहों पर भी आप जा सकते हैं। और उसके अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, इसके अलावा भी हमारा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में जो हमारा संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो हम लोग भी पॉली हाउस से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते हैं। तो इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर इस समय जाकर उनसे संपर्क करें और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे आप जो प्रशिक्षण है वो ले सकते हैं। आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, साथ ही कृषि विश्वविद्यालय जो हैं वहाँ आप जा सकते हैं। और उस नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण कि आप सही समय पर प्रशिक्षण अगर ले लेंगे तो इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि पॉली हाउस में जब आप खेती करने जाते हैं तकनीकी ज्ञान जो है वो होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वही तकनीकी ज्ञान आपको प्रशिक्षण के ज़रिए मिल सकता है। तो वही हमारे जो विशेषज्ञ आपको यहाँ जानकारी दे रहे थे। साथ ही डॉक्टर सिंह अगर देखा जाए, आपने शुरुआत में बताया कि जो हरी सलाद की सब्जियां, विदेशी सलाद जिसको हम कह देते हैं, इस तरह की जो सब्जियां होती है कितना मुनाफा हमारे किसान को पहुंचाती हैं? आप देखिए, अगर आप सलाद पत्ते की बात करें, लेट्यूस की बात करें जी, तो लगभग इसकी साल भर मांग रहती है। और आजकल जो हमारा फास्ट फूड का कल्चर जो बढ़ा हुआ है, तो उसमें हर जगह चाहे वो पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, सब जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर खुले खेत में आप इसकी खेती करना चाहते हैं, क्योंकि इन सबको ठंडे जलवायु वाली फसलें हैं ये जी, तो इसलिए आप उसको खुले खेत में भी कर सकते हैं और अंदर पॉली हाउस के अंदर भी कर सकते हैं आप उनको। तो लेकिन जो लोग इसको
ऑफ सीजन करते हैं, मतलब जब हमारा बेमौसमी करते हैं उसको, तो अधिकतर उनको पहाड़ों पे जाना पड़ता है, या तो उत्तरांचल में करते हैं या वो हिमाचल प्रदेश में करते हैं। तो जब ये बेमौसमी करते हैं तब इनको जो है उसका ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर मौसम के दौरान आप यहाँ करना चाहते हैं तो आप गमले में भी कर सकते हैं, आप पॉली हाउस के बाहर भी कर सकते हैं, आप नेट हाउस के अंदर भी लगा लेते हैं। क्योंकि पॉली हाउस बेसिकली हम जब उत्तर भारत की बात करें तो हम उसमें तापमान बढ़ाते हैं, क्योंकि तापमान जब ज़्यादा रहता है तो सर्दी के टाइम पे हमारी फसलें अच्छी चलती रहती हैं। जी, और ये भी एक बड़ा फायदा है पॉली हाउस का कि हम तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं इसमें। देखिए, इसमें कई तरह की कैटेगरीज हैं, लेकिन जो हम सामान्य किसान के लिए संस्तुति की जाती है वो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होता है, प्राकृतिक रूप से संवाहित पॉली हाउस होता है। उसमें अधिकतर ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि चारों तरफ नेट लगा होता है, उसके ऊपर पॉलीथीन के पर्दे होते हैं। तो जब हम पर्दे गिराते हैं तो उसका तापमान जो है वो 5-6 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो सर्दियों में जो बाहर हमारी फसलें नहीं हो सकती हैं हम उनको अंदर ले लेते हैं। चलिए, ये बड़ा फायदा, और भी कई फायदे हैं इसके, आपसे हम आगे जानेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आपको आज लगातार हम बता रहे हैं कैसे आप पॉली हाउस में अलग अलग सब्जियों की खेती कर सकते हैं और खासतौर से किसान उत्पादक संगठन जो हैं इनसे जुड़कर कितना लाभ या कितना मुनाफा आपको मिल सकता है। डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग जो उत्पाद हैं उनको लेकर अब जो किसान हैं जागरूक हो चले हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अलग अलग विषय पर जानकारी दी जाती होगी, लेकिन कौन सा ऐसा कृषि से जुड़ा व्यवसाय है जिसमें ज़्यादा तौर पर रुझान जो है किसानों का नजर आ रहा है? जहां तक हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूर्वोत्तर के किसानों की बात करते हैं और नागालैंड के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे नागालैंड में रह रहे हैं और सभी जगह के किसानों की अपनी अपनी अलग रुचि होती है जी। तो यहाँ के किसानों की रुचि जो है वो आप देखेंगे कि फल फूल में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो फल और फूल के लिए ज्यादा ही सूटेबल है, ज्यादा ही उचित है जी। तो यहाँ के किसान उसी में अपना रुचि दिखाते हैं। और जहां तक ये बात होती है कि हम उनको कैसे प्रमोट करें, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी भी किसानों को
प्रशिक्षण देती है, उनको बुला करके उनसे पूछती है और उनसे मार्केटिंग फैसिलिटी, जहां तक कि ये बार बार भी हम डिस्कशन में बता रहे हैं कि जब तक उनको हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे और प्रशिक्षित करने के बाद उनको मार्केट की उपलब्धता नहीं कराएंगे, वो खेती के तरफ उनका जागरूकता नहीं होगा। तो हमारे से एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम उनको इस और इस तरह की जितनी भी तकनीकी जानकारी होती है, हम उनको तकनीकी जानकारी पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, तकनीकी जानकारी जो है वो लगातार किसानों को दी जाती है और उसी तकनीक को अगर हम दूसरे लिहाज से देखें तो उस तरह की तकनीक जो है वो पॉली हाउस में भी आवश्यक रहती है, जिसके बारे में जो दर्शक हैं वो हमारे जानना चाह रहे हैं। फिलहाल गढ़वाल उत्तराखंड से हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? राजेंद्र जी। जी सर। जी स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? लाइन पे हूँ सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। ये उत्तराखंड आपको भी नमस्कार। पॉली हाउस के बारे में जानना चाहते हैं। जी, उत्तराखंड में पॉली हाउस की खेती कैसे हो सकती है, इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं डॉक्टर सिंह, क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे? राजेंद्र जी, उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। इवन हमने तो देखा है लेह लद्दाख में भी जो किसान पॉली हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। तो आप, क्योंकि आपके जगह जहाँ है आप उत्तराखंड में, तो वहाँ पे छोटे पॉली हाउस बनाने की परंपरा है और वो काफ़ी कारगर होते हैं। अगर आप उनको खुद बना सकते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से उसकी संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आपको सरकार से अनुदान लेना है तो आप अपने जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें जी, और वो आपको उसके बारे में कैसे आगे चलना है वो आपको उचित जानकारी वो वहाँ से देंगे। देखिए, सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है क्योंकि हमारी जो फसलें हैं जलवायु के अनुसार इनका चयन किया जाता है, अलग अलग किस्में होती हैं और क्षेत्र अनुसार जब किसान आगे बढ़ते हैं तो जो उनके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं काफ़ी मददगार साबित उनके लिए होते हैं। लेकिन जब मुनाफे को बढ़ाने की बात हम करते हैं डॉक्टर पीके सिंह, और किस तरह की जो तकनीकी है वो आवश्यक रहती है इसमें, क्योंकि किसान चाहता है जो उत्पाद पॉली हाउस के जरिए उसको मिल रहा है उसका वाजिब दाम भी उसे मिल पाए, तब एक बड़ा फायदा मिलता है। इसके लिए किन बातों का ख्याल रखें किसान? सबसे पहले तो जो भी किसान भाई, हमारे नए किसान जो इससे जुड़ना चाहते हैं संरक्षित खेती से, तो मैं उनको कहूँगा कि सबसे पहले वो हमारी जो लो टनल्स हैं, पॉली टनल्स होती हैं जिनमें खर्च बहुत कम होता है और इसमें आप बेमौसमी सब्जी पैदा कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर दिल्ली के आसपास का परिवेश देखें हम, तो हमारा जो छप्पन कद्दू होती है, छप्पन कद्दू की सब्जी हमें फरवरी मार्च में उपलब्ध होती है जी। और जो आम किसान करता है, आम किसान फरवरी मार्च में उसको लगाना शुरू करता है। तो इसलिए अगर आप बेमौसमी सब्जी लेना चाहते हैं तो आप जो लो टनल्स हैं, प्लास्टिक लो टनल्स, उनका इस्तेमाल करें और उसमें आप अगेती सब्जी, लगभग 45 दिन अगेती सब्जी आप पैदा कर सकते हैं। अगर जब एक बार आपकी सब्जी पैदा हो गई तो उसका विपणन बहुत जरूरी है, बाजारीकरण बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बाजार ले जाने से पहले एक तो तुड़ाई जो है वो ठीक से करें ताकि कोई भी आपके जो फल आप तोड़ रहे हैं वो खराब ना हो, और उनकी छटाई जरूर करें। जो आपके बड़े फल हैं उनको अलग करें, जो मझले आकार के हैं उनको अलग करें। तो एक तरह की उनकी ग्रेडिंग करें और उसके बाद उसकी पैकिंग, क्योंकि आजकल आप देखें बाजार में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपने पैकिंग बड़ी आकर्षक बनाना पड़ेगा। जी, आकर्षक पैकिंग करें और उसके बाद आप बाजार में बेचें तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप जो सामान्य फसल जब बेच रहे होंगे उससे 2-2.5 गुना ज़्यादा आपको मुनाफा उस समय मिल सकता है। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि आप बेमौसमी सब्जियों का जो है उनका उत्पादन करें। उसके अलावा कुछ विदेशी सब्जियां हैं उनको खुले खेत में भी कर सकते हैं आप, या नेट हाउस के अंदर भी कर सकते हैं। तीसरा, नेट हाउस जो हमारा इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है, जालघर हम जिसे कहते हैं, कीट प्रतिरोधी जालघर, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसी, जैसे बीज रहित बैंगन आजकल काफ़ी प्रचलन में है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं उन प्रजातियों का। और जो उसमें आपको एक तो दवाई कम डालनी पड़ेगी और दूसरे जो उसकी गुणवत्ता बैंगन की होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तीसरा, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, जो आजकल चेरी टमाटर है वो प्रतिरोधक क्षमता उसमें काफ़ी अच्छी है, जो कि लाइकोपीन है। उसके अलावा जो पीले रंग की प्रजातियां हैं उनमें बीटा कैरोटीन और एस्कॉर्बिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह की जो नई सब्जियां आ रही हैं उनका थोड़े थोड़े इस तरह से उसको आप बढ़ावा दें। ये आप पूरे पॉली हाउस में नहीं लगाएं,
थोड़ा आप लगा के उसको आप एक तरह से बाजार में टेस्ट करें और इन जो आप बदलाव करेंगे, विविधीकरण आप फसलों का करेंगे, उससे आपको काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो ना सिर्फ देखिए खुले खेत में बल्कि पॉली हाउस में भी अगर आप विविधीकरण को अपनाएंगे तो और ज्यादा लाभ मिल सकता है। बेमौसमी अलग अलग सब्जियां आप लगा सकते हैं और उसी के अनुसार, क्योंकि साल भर अगर आपको आमदनी लेनी है तो आवश्यक यही कि आप उसमें विविधीकरण अपनाएं, अलग अलग सब्जियों की खेती करें और उनके जरिए अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। साथ ही डॉक्टर कुंदन, आप भी इस बात से सहमत होंगे जिनका जिक्र यहाँ अभी डॉक्टर सिंह ने किया कि जब किसान तुड़ाई करता है उसके बाद पैकेजिंग की बात आती है, उसको आकर्षक बनाना है या उसका श्रेणीकरण करना है, ये कुछ ऐसे चरण हैं जिनका ख्याल किसान को रखना चाहिए। और खासतौर से जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है उसमें एक एक किसान जो है हर एक बात का ख्याल रखता है और तभी जाकर शायद जो उत्पाद है उसका अच्छा भाव उसको बाजार में मिल पाता है। जी हाँ, जैसा कि आपने ये पूछा कि जो सर बताए उससे आप सहमत हैं, हम 100% सर से सहमत हैं। सर एक बात बोले वहां पे कि जो दिखता है वही बिकता है। जी बिल्कुल। आज जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो उसकी जो आकर्षक जब तक वो नहीं रहेगा आप परचेज नहीं करेंगे। तो ये किसानों के ऊपर भी ये लागू होता है। तो जब तक किसान जो हैं वो अपने वस्तु को, अपने प्रोड्यूस को जब तक वो आकर्षक नहीं बनाएंगे, आकर्षक पैकेजिंग नहीं करेंगे, उनकी प्रोड्यूस जो है सो मार्केट में बिक नहीं पाएगी। जी, आप बहुत जगह आप देखते भी होंगे कि ऐसे मार्केट में प्रोड्यूस आया और उसकी मार्केटिंग, उसकी बिक्री नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या होता है कि वो आकर्षक नहीं है, उनकी पैकेजिंग नहीं होती है और सॉर्टिंग नहीं किया होता है। सर ये भी बता रहे थे कि जितने भी फल का जो आकार है उनमें जो बड़े हैं उनको अलग कर दें, उनसे जो छोटे हैं उनका अलग कर दें। तो सबकी एक जो है सो एक प्रकार से उनका छटनी करके कौन किस साइज का है उसमें उस प्रकार से यदि हम उसकी बिक्री करते हैं तो हमें उसमें ज्यादा डिमांड भी होती है। जी बिल्कुल, मांग और निकल कर आएगी और आवश्यक यही कि आज के समय में जो किसान हैं वो बाजार के अनुरूप आगे बढ़ें। और हम कहते हैं जो किसान है सारी जानकारी रखते हैं और खासतौर से मार्केट इंटेलिजेंस पर भी अब इसका जो फोकस है वो होने लगा है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बीच छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं पॉली हाउस लगवाना चाह रहा हूँ सर। ऐसा अपन कोई विभाग से सब्सिडी के माध्यम से अपन पॉली हाउस क्या अपने खेत में लगवा सकते हैं सर? चलिए, दंतेवाड़ा से शैलेश जी जानना चाह रहे हैं कि पॉली हाउस लगवाना चाह रहे हैं और उसमें अनुदान की या आर्थिक मदद जो है वो किस स्तर पर इनको मिल सकती है? हाँ शैलेश जी, आप बिल्कुल अपने खेत में पॉली हाउस लगा सकते हैं और इसके लिए आपको अपने जो जिले के बागवानी विभाग है वो आपको वहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा। और इसमें जो आप नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जो प्राकृतिक रूप से संवाहित जो पॉली हाउस है, वो जब लगवाएंगे तो आपको 50% अनुदान तो भारत सरकार की तरफ से मिलेगा। उसके अलावा जो आपकी राज्य सरकार जो अनुदान दे रही होगी वो अनुदान भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये सारी सुविधा आपको आपके बागवानी विभाग से ही प्राप्त होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर पीके सिंह, लेकिन ये सुविधाएं लेने के लिए माना जाता है कि जब आपको इसके लिए आवेदन भी करना है अनुदान के लिए भी, तो बाकायदा जो सारी जानकारी है, एक तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर दिखाना होता है। जी। तो इसके लिए कैसे हम किसान की तैयारी करवा सकते हैं? कहाँ से देखिए किसान तैयार ये जब आप जिला उद्यान अधिकारी के पास जाते हैं तो उनके पास, क्योंकि ऐसे लोग रोज ही आते रहते हैं जी, तो इस तरह की चाहे उनका CA है या जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं तो वो वहाँ लोग होते हैं और वो आपको जो भी संबंधित व्यक्ति होता है उससे वो काम को करा देते हैं आपका, और उससे आपकी जो कार्यवाही है वो थोड़ी तीव्र गति से हो जाती है। जी बिल्कुल। तो देखिए जो आपकी संरचना जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं या जिसको लगाने चाह रहे हैं उसके बारे में एक हम मान सकते हैं ब्लूप्रिंट जो है वो एक खाका जो है वो तैयार करके दिखाया जाता है पहले, और उसके बाद आसानी होती है, आपका जो कार्य है और सरल हो जाता है। और इन्हीं कार्यों को सरल करने के लिए हमारे जो किसान उत्पादक संगठन हैं वो भी लगातार प्रयासरत हैं। खासतौर से डॉक्टर कुंदन जानना चाहेंगे आपसे, जब हम किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की बात करते हैं, अलग अलग कृषि कार्य हैं, उनमें कितनी मदद अब एक किसान जो है वो FPO से जुड़कर दे पा रहा है दूसरे किसानों को? तकनीकी जानकारी की बात की जाए, मशीनी जानकारी की हम बात करें, क्योंकि अब किसान जो है काफी जागरूक हो चले हैं। डॉक्टर कुंदन, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज। जी डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे जो किसानों के तकनीकी ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जागरूक पहले से ही हमारे किसान रहे हैं, लेकिन FPO से जुड़कर अब ये होता है कि जो एक दूसरा किसान है जिसकी समस्या है उसके समाधान के लिए शायद अब दूसरा किसान जो है वहां मौजूद रहता है, और यही एक बड़ा फायदा है किसान उत्पादक संगठन का भी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जब भी हम
जो भी हमारी संस्थाएं हैं, या तो कृषि विश्वविद्यालय हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो जी, तो हमारी ये लिमिटेशन भी कभी कभी क्या हो जाती है कि हम बहुत किसानों को एक साथ अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक फायदा है कि जब हम एक किसान को ट्रेनिंग देते हैं या उनको प्रशिक्षित करते हैं तो वो किसान सही ढंग से प्रशिक्षण पा करके दूसरे किसान को भी वो प्रशिक्षित करते हैं। जैसा कि एक हम लोग प्रिंसिपल भी एक है कि लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग। तो इस प्रिंसिपल के आधार पे भी किसान जो है सो जब देखेंगे कि हमारे किसान भाई इस ढंग से प्रशिक्षण लिए हैं और ये प्रशिक्षण लेकर के वो अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, तो वो भी जागरूक होकर के अपनी खेती को तकनीकी ढंग से स्टार्ट करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, और वाकई ये अपने आप में एक बड़ा संदेश भी है कि देखिए नागालैंड जैसे राज्य की अगर बात करें वहाँ इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, मैदानी क्षेत्रों में और कितनी संभावनाएं हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, राजेश जी क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि पॉली हाउस लगवाने की विचार बना रहे हैं, तो कैसा क्या खर्चा आएगा उसमें सर? उसमें जी पॉली हाउस में कौन सी फसल आप लेना चाह रहे हैं? सर टमाटर, मिर्ची। जी चलिए बिल्कुल, देखिए कितने किसान हैं जो रुचि रखते हैं पॉली हाउस में, और टमाटर हरी मिर्च का उन्होंने जिक्र किया। गुना से जुड़े हैं, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? राजेश जी आप लगा सकते हैं, और जो जैसे आप टमाटर की बात कर रहे हैं या मिर्च की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों फसलों को आप ले सकते हैं। लेकिन जो मिर्च की फसल आप बाहर लेंगे और पॉली हाउस में लेंगे, क्योंकि पॉली हाउस में आपकी लागत ज़्यादा होगी, तो इसलिए मिर्च की जगह कोई जो ज़्यादा मूल्य वाली फसलें हैं, अदर शिमला मिर्च, उनको लगाने की कोशिश करें। और लेकिन इसके अलावा आप ये देख लें कि आपकी किन फसलों की खपत आपके बाज़ार में हो जाएगी। जी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी हमारे पॉली हाउस के कृषक हैं, जो या दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग हैं, तो एक जो हमारी प्लग ट्रे नर्सरी है, जो आप संरक्षित उसमें माध्यम में हम उसको करते हैं और बिना मिट्टी के हम इसको नर्सरी को पैदा करते हैं, ये एक बहुत अच्छा मतलब जो रोजगार का साधन हो सकता है। चाहे हम उसमें सब्जियों की पौध तैयार करें या फिर हम दूसरे हमारे जो फल वृक्ष हैं हम उनकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो ना सिर्फ मुनाफा बढ़ाने का साधन हम पॉली हाउस को मान सकते हैं, बल्कि रोजगार की जो अलग अलग संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर हमें नजर आती हैं। ना सिर्फ आपको रोजगार मिलेगा बल्कि आप कई और लोगों को रोजगार जो है वो प्रदान कर सकेंगे। जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पॉली हाउस में किन किन सब्जियों की खेती करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं, इस दौरान किन बातों का ख्याल रखना होगा और किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर कितना फायदा आपको हो सकता है या इससे जुड़ना आज के समय में क्यों जरूरी है। डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम किसान उत्पादक संगठन के निर्माण की बात करते हैं, अक्सर हमने देखा है जो किसान है वो रुचि तो रखते हैं किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने की, लेकिन बात अक्सर आ जाती है कि शुरुआत कैसे की जाए। जिसके निर्माण को अगर हम देखते हैं तो अगर कोई किसान इसे शुरू करना चाहता है शुरुआत में, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे शुरुआत कर पाएं? जी हाँ, जहां तक कि किसान उत्पादक संगठन कैसे शुरुआत करें इसके बारे में किसान जानकारी के लिए, तो ये अभी जो सरकार की जो एक स्कीम आई है कि 10,000 एफपीओ को प्रमोट करना है जी। इस प्रमोशन के तहत 2 कैटेगरी इसमें बांटा गया है। एक कैटेगरी है मैदानी इलाका और दूसरा कैटेगरी है ये पहाड़ी क्षेत्र। तो मैदानी इलाकों में ये एफपीओ मिनिमम 300 किसानों के साथ शुरुआत की जा सकती है और मैदानी क्षेत्र में ये 100 किसानों के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है जी। और जैसे हम इसकी कैसे शुरुआत करें, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, तो एफपीओ में किसान का एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है और उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद जो भी किसान उस कॉमन इंटरेस्ट के तहत आते हैं हम उनको एकत्रित करेंगे जी। और जैसे अभी की बात पहले भी हम इस डिस्कशन में आपको बता ही रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्पेशली हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के होने के नाते, उस सब्जेक्ट से होने के नाते ये एफपीओ के फॉर्मेशन में मेरा बहुत ही अहम रोल हो जाता है। तो हम अभी जितने भी यहाँ पे गांव हैं या जो भी विलेजेस हैं, उस विलेजेस में ट्रेनिंग दे करके उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं और उनकी क्या क्या यदि आप जुड़ते हैं किसान एफपीओ से तो उनमें आपको क्या बेनिफिट होता है, आपको सरकार कितनी मदद कर रही है, ये सब चीज़ों उनको ब्रीफिंग और एक डिटेल में भी हम उनको बताते हैं जी। तो जैसे जो भी किसान भाई हैं और जो भी संगठन बनाने के इच्छुक हैं, तो नियर बाई केवीके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 1 केवीके है अभी के समय में। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और वहां पे जाकर के वो जानकारी लें कहाँ पे कैसे हमें इस एफपीओ को बनाना है और इस एफपीओ को किससे हमें संबंधित करना है। तो ये सब जानकारी आपको जो है किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। जी बिल्कुल, सारी जानकारी जो है किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हमारे केवीके जो हैं और आप भी लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के लिए। फिलहाल डॉक्टर कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ यहाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत आभार आपका। जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत। तो देखिए, नागालैंड जैसे राज्य की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी अब जो किसान हैं कितने जागरूक हो चले हैं। आवश्यकता है कि जो नई तकनीक आती है, और खासतौर से डॉक्टर सिंह आज के समय में हम आधुनिक कृषि की बात करते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस बात को कई बार कहते हैं कि अब हमें आधुनिक कृषि की तरफ और आगे बढ़ना चाहिए। उस आधुनिकता में अगर देखें तो पॉली हाउस जो है शायद एक शुरुआती चरण हम मान सकते हैं। बिल्कुल जी, पॉली हाउस एक शुरुआती चरण है, उसके आगे फिर हम उसको आप और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। लेकिन पहले तो अभी हम देखते थे, पहले आपने देखा होगा गाँव में कि लोग बिखेर के कोई भी चीज़ बोते थे, लाइनों में नहीं बोते थे। धीरे धीरे लाइन पे आए, फिर ऊंची जो उठी हुई क्यारियां हैं उन पे फल सब्जियां लगानी शुरू हुई। अब ऐसे ही एक चरण हमारा जो है उससे एक स्टेप आगे ये पॉली हाउस की खेतियाँ हैं जी। तो इसमें भी कई तरीके की हैं कि कुछ कम लागत वाली हैं, कुछ ज़्यादा लागत वाली हैं, और फिर उसके बाद उनमें आप किन सब्जियों को लेना चाहते हैं। आप उसमें जो जैसे हमने बताया कि जो कीट अवरोधी जाल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही, अगर इस दिशा में किसान आगे बढ़ रहे हैं तो प्रशिक्षण जरूर ले लें। और बाकी जानकारी जो है आपने भी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका बहुत। तो आप सभी ने आज जाना पॉली हाउस में आप अगर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो क्या विकल्प आपके पास हैं, कैसे आप कर सकते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा वो भी आपके साथ हम यहाँ साझा कर लेते हैं, जिससे पहले से ही आपके जो सवाल हैं वो आप तैयार कर सकें। हमारे विषय रहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और बात होगी जैविक खेती एक वरदान की। जी हाँ, किसी वरदान से कम नहीं। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर आप सभी को याद भी होगा। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही आप बता दें, आप हेलो किसान को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। फिर सारी जानकारी आप हेलो किसान की जो है वो यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समधी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? आइए। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रीटा जी, एक तरफ बहुत गर्व होता है कि आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत कठिन, शायद संघर्ष भी हैं जो जनता को नहीं पता, लेकिन संघर्ष के साथ साथ उपलब्धि भी, क्योंकि आज आप सदस्य बने हैं लोकसभा के। कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं जो अपने दर्शकों को प्रेरणा देती हैं? देखिए, जैसे आज लिंग भेद बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें बचपन मेरा ऐसा गुजरा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि लड़की होना कोई गुनाह है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाई गई। हमेशा मेरी राय को महत्व दिया गया। मुझे अकेली बेटी होने पर भी कभी ये भाव नहीं दिया गया कि विवाह होकर अपने घर ही जाना है। जीवन में कुछ करना है, सार्थक करना है। तो इसीलिए MA पास करते हुए टीचर बन गई। फिर अगर टीचर बनी हो तो PhD होना ज़रूरी है, पढ़ाने में अच्छा होना चाहिए। तो प्रेरणा निरंतर ये नहीं कि परिश्रम करो, और जो भी चीज़ पाओ जीवन में परिश्रम से पाओ। तो मैं समझती हूँ हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि रही और सादा जीवन। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी, डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में।
साथ बदलते भारत की शान।